हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 हिंदी। देखा जाए तो ये हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे समक्ष यहाँ पर टॉपिक आया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा, जीवनी और रेखा चित्र के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। ये आपके एग्ज़ाम में 24 मार्क्स का आएगा, यानी 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बन जाता है। इसलिए इस उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, रेखा चित्र हो, इसको जो है आपको अच्छे समझना है और आगे बढ़ना है। और देखा जाए हमारा यहाँ पर टॉपिक आया है, वो क्या है? यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कहानी। ये कहानी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पे जो है चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। तो देखा जाए, अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी आज की हिंदी कहानी भी पश्व साहित्य की ही देन है। कहानी आज की नहीं है, पश्व साहित्य की देन है। कहते हैं कोई ना कोई रूप में कहानी उस समय में भी विद्यमान थी और यह अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी की देखा देखी हिंदी में भी लिखे जाने लग गई। यानी आपको पता है कि अंग्रेज़ों का इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा और पहले अंग्रेज़ों ने शॉर्ट स्टोरी के रूप में इसको जो है प्रदर्शित किया। बाद में इतिहासकारों ने जो है इसको देख देख के जो है इसको हिंदी में रूपांतरित किया और इन्होंने कहानी का एक रूप दिया। गद्य की अन्य विधाओं की तरह ही कहानी का उद्भव भी भारतेंद्र युग में ही हुआ। यानी देखा जाए तो कहानी का सूत्रपात जो है भारतेंदु युग में आरंभ हुआ। तो हम इसी के अंतर्गत जो है आगे बढ़ेंगे। हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है और कुछ विद्वान मुंशी ईसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। देखा जाए जिस तरह से उपन्यास में प्रॉब्लम थी, अब यहाँ हिंदी में भी प्रॉब्लम है कि हम प्रथम किसको माने। क्या हम मुंशी ईसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी को माने, जो हिंदी की पहली कहानी माने जाता है? किंतु इनमें मध्ययुगीन किस्म योगी की अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके बाद राजा शिव प्रसाद सिंह के राजा भोज का सपना, इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी कहा गया और कुछ लोगों ने भारतेंदु जी के एक अद्भुत अपूर्ण सपना को भी पहली कहानी सिद्ध करने का प्रयास किया। किंतु देखा जाए तो इन कहानियों में आधुनिक कहानी का कोई भी तत्व मौजूद नहीं था, बल्कि भारतेंदु जी का अद्भुत अपूर्ण सपना तो कहानी की अपेक्षा व्यंग्यात्मक निबंध अधिक लगता है। अगर आपने पढ़ा होगा अद्भुत अपूर्ण संपन्न सपना, तो इसमें कहानी बहुत कम है और व्यंग्यात्मक निबंध अधिक लगती है। कहते हैं जिन्होंने पढ़ा है वो समझ सकते हैं, तो इसलिए हम इनके जो है कहानी तो हम कह ही नहीं सकते। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके उपरांत कुछ विद्वानों ने हिंदी की किसी अनुदित कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी कहना चाहा, किंतु वास्तव में हिंदी कहानी का आरंभ हम सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित किशोरी लाल गोस्वामी कहानी इंदुमती को मानते हैं। यानी देखा जाए तो कहानी के रूप में हम इंदुमती को प्रथम कहानी ले सकते हैं, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। और इस कहानी का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में हुआ, यानी 1900 में हुआ और अधिकतर विद्वान इसी कहानी में आधुनिक कहानी के तत्व को दर्शन भी करते हैं। यानी देखा जाए तो आचार्य शुल्क भी इंदुमती ही हिंदी कहानी का आरंभ मानते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो हिंदी कहानी के विकास को हम निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटे हैं। चलिए देखते हैं हिंदी कहानी की 4 जो है वर्ग कौन कौन से हैं और इसको हम 4 जो भाग किन किन के रूपों में दिए हैं, तो देखिएगा तब समझिएगा। चलिए देखते हैं। देखा जाए तो हिंदी कहानी के विकास हम 4 कालों में बांट सकते हैं। प्रथम काल है पूर्व प्रेमचंद युग की कहानी, दूसरा है प्रेमचंद प्रसाद युग की कहानी और तीसरा है प्रेमचंद्र युग की कहानी और चौथा रहेगा स्वतंत्र यंत्र हिंदी कहानी या नई कहानी।
यदि हम सब प्रथम पहले चरण की बात करें कि पूर्व प्रेमचंद युग की कहानी, तो प्रथम पूर्व प्रेमचंद युग की कहानियों को जो है सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में किशोरी लाल गोस्वामी कहानी इंद्रमती को प्रकाशन के पश्चात जो है 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मौलिक कहानी 11 वर्ष का समय को महत्व दिया गया है। और सन 1907 में बंग महिला की कहानी दुलाई बाला भी जो है सरस्वती में ही प्रकाशित हुई। और इसके पश्चात तो कहानी लेखन का क्रम निरंतर वृद्धि होता ही चला गया। यानी देखा जाए तो इंदुमती 11 वर्ष का समय, दुलाई वाला, उसके बाद कहानी की तो एक लड़ी सी लग गई। उसके बाद कहानी लिखने वाले कहानीकारों की कमी न रही और कहानियों की कमी यहाँ पर दिखी भी नहीं। देखा जाए तो किशोरी लाल गोस्वामी की दूसरी कहानी गुलबहार, यानी देखा जाए तो किशोरी लाल गोस्वामी की दूसरी कहानी गुलबहार भी इसी युग में लिखी गई कहानी थी। और इस युग के मुख्य कहानीकारों के नाम इस प्रकार है: मास्टर भगवान दास की पलक की चुड़ैल, गिरजादत्त बाजपाई की पंडित और पंडिताइनी, बिंदालाल वर्मा की राखी बंधन भाई और नकली किला, और मैथिली शरण गुप्त की निवोन का फेर। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कहानियाँ इस समय काल में लिखी गई। और देखा जाए तो इस युग में अनेक आधुनिक कहानी भी लिखी गई, जिनमें गिरजा कुमार घोष की बंगला कहानी के अनुवाद अधिक महत्व रखते हैं। और इसके अतिरिक्त इस युग में विभिन्न जासूसी, तिलस्मी, डायरी, प्रेम प्रधान अश्लील कहानियाँ भी लिखी गई। कहते हैं इस समय काल में अश्लील कहानियों की एक लड़ी थी जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत निम्न स्तर की थी। साहित्यिक दृष्टि से ये काफ़ी निम्न स्तर की थी ये सारी कहानियाँ। कुल मिलाकर यह युग हिंदी कहानी का शैशव काल ही कहा जा सकता है, यानी बचपन कहा जा सकता है। वास्तविक आधुनिक कहानी का स्वरूप इस युग में नहीं बन पाया। अब देखिए, कहते इस युग में तो ये बचपन काल कहा गया। आगे जब हम बढ़े तो इसका कहते हैं बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में प्रवेश किया, और ये यौवन अवस्था थी प्रेमचंद प्रसाद युग की कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद प्रसाद की युग की कहानियाँ किस प्रकार की थी। तो देखा जाए तो प्रेमचंद प्रसाद युग की कहानियाँ कहते हैं सरस्वती की तरह इंदु नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। यानी उस समय सरस्वती की तरह ही इंदु नामक साहित्य पत्रिका का उस समय प्रकाशन हुआ। और इसी पत्रिका में सन 1911 में जयशंकर प्रसाद जी की कहानी ग्राम प्रकाशित हुआ। कुछ विद्वानों इसी कहानी को हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं, किंतु इतना आवश्यक स्वीकार करना होगा कि हिंदी कहानी की भावी समृद्धि का संकेत इसी कहानी से भी मिलती है। क्योंकि कहते हैं कोई कहानी छपी तो उसने संकेत कर दिया कि आने वाली कहानी किस प्रकार की होगी। देखा जाए तो प्रसाद जी ने अनेक प्रकार की कहानियाँ यहाँ पर लिखी, जिनमें उन्होंने सम्मिलित किया धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक सभी तरह की कहानियाँ इसमें मौजूद थी। कला की दृष्टि से ये कहानियाँ उच्च कोटि कहानियाँ कही जा सकती है। यानी कला की दृष्टि से ये कहानियाँ उच्च कोटि की थी। लेकिन मूलतः कवि और नाटककार होने के कारण प्रसाद जी की कहानियों में कलात्मकता और नाटकीय तत्व पाए जाते हैं। प्रसाद जी की 5 कहानियाँ का संग्रह यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें से छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, अंधी, इंद्रजाल, ये सबसे प्रमुख जो है यहाँ पर प्रसाद जी के 5 कहानियाँ हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखा जाए तो प्रसाद जी के पश्चात सन 1915 में पंडित चंद्रधार शर्मा गुलेरी जी के उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ। और यह कहानी इस समूचे युग की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ तो है ही, और आज तक लिखी गई कहानियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। यानी उसने कहा था ये कहानी काफ़ी उस समय प्रचलित हुई, प्रसिद्धि हुई, और आज भी ये काफ़ी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इस कहानी ने हिंदी साहित्य जगत में धूम मचा दी, और इस एक ही कहानी से गुलेरी जी अमर हो गए। गुलेरी जी ने अपने जीवन में कुल 3 कहानियाँ लिखी। दूसरी 2 कहानियाँ जो थी सुखमय जीवन और बुढ़ापा का कांटा,
ये तीनों कहानियाँ जो थी, देखा जाए तो गुलेरी जी के लिए एक महत्वपूर्ण थी और पूरे इतिहास में जो है इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदी कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का पदार्पण और सर्वथा युगांतकारी सिद्ध हुआ और सन 1914 में उनकी कहानी पंच परमेश्वर ने उनके नाम की धूम मचा दी। फिर उनकी कहानी आया कफन, जिसमें प्रेमचंद के प्रगतिवादी विचारों की झलक देखने को उसमें मिलती है। प्रेमचंद ने उपन्यास ही की तरह हिंदी कहानी को भी कल्पना के रोमानी वातावरण से मुक्त दिलाकर जीवन के ठोस धरातल पर ला खड़ा किया और ये प्रेमचंद के कुशलता का ही प्रचालक था। प्रेमचंद की कहानियों में दलित पीड़ित जनता की प्रति सहानुभूति और इसी के कारण इनकी कहानियाँ भारतीय जनता तथा भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो है मानसरोवर, जो 8 खंड में संकलित है। इसके कुछ अन्य प्रसिद्ध कहानियों के नाम इस प्रकार हैं: बड़े घर की बेटी, पूस की रात, नमक का दरोगा, शतरंज की खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, ईदगाह, सदगदी इत्यादि। काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्व भी रखता है इन कहानियों का। उसके पश्चात आता है प्रेमचंद्र युग की कहानियाँ। देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिसमें प्रेमचंद्र युग की कहानियाँ आती हैं। इस युग में उपन्यास की भांति ही हिंदी कहानी में भी प्रमुखतः 2 प्रवृत्तियाँ दर्शन मिलती है। यानी इसमें भी जो हमें मिली है वो मनोवैज्ञानिक मिली है और मनोविश्लेषणात्मकवादी मिली है। हमने उपन्यास में भी इस बात का चर्चा किया था कि मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मकवाद और प्रगतिवाद विचारधारा और समाजवादी विचारधारा जो थी इस समय काल में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक चेतना की कहानियाँ जतेंद्र जी ने लिखी है। यानी जतेंद्र जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात अपनी कहानियों में दी है, जिसमें मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक बातों को जो है महत्व दिया है। और देखा जाए तो अगय और इलाचंद्र जोशी की कहानियों में काम और सपन सिद्धांतों को भी हमें दर्शन मिलते हैं। अगय जी पर फ्रायड का प्रभाव अधिक था और इसके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम हैं विपथगा, परंपरा, कठोरी की बात, शरणार्थी, जयदेल और ये तेरे प्रतिरूप। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और ये प्रकाशित हो चुके हैं। इलाचंद जोशी की कहानी मिस्री इस कोटि की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। इलाचंद जोशी की कहानी यानी इस समय काल की जो है मिस्त्री सबसे काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है और इसके साथ देखा जाए तो होली, आहुति और दिवाली, रोमांटिक और छाया इसके प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में से एक माना गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहानी के क्षेत्र में अपना अलग व्यक्तित्व रखते हुए भगवती चरण वर्मा ने, यानी देखा जाए तो भगवती चरण वर्मा और विष्णु प्रभाकर और उपेंद्रनाथ अश्क आदि कहानीकार मनोवैज्ञानिक परंपरा को ही अधिक निकट प्रतीत होते हैं। यानी ये सारे जो थे मनोवैज्ञानिक कहानी को ही अपना आधार बनाया। अश्क जी के जो है प्रशंसात्मक की भूमि में सामाजिक संवेदनपूर्ण यथार्थ का आंकलन अपनी कहानी में दिया और इसकी डाची और कंकड़ा का तेली कहानी बहुत लोकप्रिय हुई। यानी देखा जाए तो इनकी डाची और कंकड़ा की तेली जो कहानी थी वो काफ़ी प्रचलित हुई। अश्क जी के 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम है छींटे, जुदाई की शाम का गीत, काले साहब, बैगन का पौधा, पिंजरा, अवध की शाम तथा मेरी दुनिया। ये सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर देखा जा सकता है। प्रगतिशीलता और विचारधाराओं के कहानीकारों में प्रमुख नाम यशपाल जी का जाता है, क्योंकि यशपाल जी जो थे कहानियों में अपना प्रमुख स्थान रखती है। इनकी कहानियों पर मार्क्सवाद का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है और यशपाल की कहानियों में सामाजिक रूढ़ियों पर जो है कुठारघात करने का प्रयास भी हुआ है। इसमें धर्म युद्ध हो गया, पिंजरे की उड़ान, चित्र का शीर्षक, अभिशप्त तथा तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, इसके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इस युग में कुछ अन्य प्रकार की कहानी भी लिखी गई, जिनका हम यहाँ पर कुछ आपको झलक दिखा रहे हैं। तो एक तो थी सामाजिक कहानियाँ।
ऐसी कहानी लिखने वालों में चंद्रगुप्त, विंध्याकर और राम प्रसाद पहाड़ी और चंद्रकिरण सेन रेक्सा आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं, जो सामाजिक प्रवृत्तियों पर अपनी कहानी लिखे। उसके बाद देखा जाए तो विचार प्रधान कहानियाँ, इस कोटि की कहानी लिखने वालों में कन्हैयालाल मिश्र का प्रभाकर और सिया राम शरण गुप्त प्रमुख थे, जिन्होंने विचार प्रधान कहानियों को जो है अपने कहानी में स्थान दिया। उसके पश्चात आता है हास्य रस की कहानियाँ। हंसी रस की कहानियाँ इस समय काल में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसमें बीजीपी श्रीवास्तव तो प्रेमचंद युग के ही रहस्य की कहानियाँ लिख रहे थे। यानी देखा जाए तो जीपी श्रीवास्तव जो प्रेमचंद युग में थे, उन्होंने उसी समय से हास्य की कहानियाँ लिखने शुरू कर दिए थी। और इस युग में उनके साथ हरिशंकर शर्मा, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, अन्नपूर्णानंद वेढ़ब बनारसी और जयनाथ नलिन भी शामिल हो गए। कहते हैं इस युग में कुछ अन्य प्रमुख कहानियों के नाम इस प्रकार हैं: भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, शिवरानी, प्रेमचंद, भुवनेश्वर प्रसाद। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इस समय काल में अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया और उन्होंने लिखा। देखा जाए तो ये सारे कहानियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूरी है। अगला हमारे समक्ष आएगा स्वतंत्र हिंदी कहानियाँ या नई कहानियाँ। चलिए देखते हैं। देखा जाए तो चौथा हमारे समक्ष आ गया है स्वतंत्र हिंदी कहानी या नई कहानी। देखा जाए तो ये चौथी है और अंतिम है जो कहानियों को महत्वपूर्ण यहाँ स्थान देता है। हिंदी कहानी में सन 1950 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला। यानी 1950 के बाद जो परिवर्तन हुई वो बहुत बड़ा देखने को मिला। इस युग में कहानी भी कविता की तरह प्रेरणावादी हो गई, जिसे नई कहानी का नाम दिया गया। कहते हैं देशभक्ति की कहानियाँ बहुत इसमें सम्मिलित की गई। स्वतंत्रता के पश्चात की कहानियों में एक और स्वतंत्र देश का गौरव तथा अभिमान अंकित है। वहीं दूसरी ओर देश में फैली गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का भी वर्णन देखने को मिलता है। और कहते हैं जैसा उस समय काल में थी उसी तरह से जो है लेखकों ने भी अपनी कहानी कविताओं में इन बातों को जोर पकड़ा दिया। कहते हैं गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद की जो लहर उठी, कहते हैं लहर आज तक शांत नहीं हो सकी। इस युग की कहानी जो है मनोविश्लेषणात्मक, साहित्यिक, रोमांटिक, जासूसी, आत्मकथक, ऐतिहासिक, पात्रात्मक और डायरी शैली की विविधता को अपने में समेटे आगे बढ़ रही है। तो देखा जाए तो इस समय काल का जो है काफ़ी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आज कहानी का प्रवेश ग्राम, कस्बों, नगर और महानगरों में हो गया है। यानी कहानी का जो रूप आज चेंज हुआ है वो ग्राम से निकल के कस्बों में, नगरों में और महानगरों में जो है समावेशित हो गई है। इन सभी की तेज़ी से बदलती मन स्थितियाँ कहानी के कथ्य का भी निर्माण करती है। यानी देखा जाए क्योंकि आप देखिए पहले ग्रामीण क्षेत्र की कहानी अधिक हुआ करती थी, लेकिन अब नगरों महानगरों में जो है बहुत तेज़ी से ये कहानियाँ फैल रही है। तो देखा जाए जब बदलती मन स्थितियाँ कहानी के कथ्य का भी निर्माण करती है। नई कहानीकारों में राजेंद्र यादव का अपना विशेष स्थान रहा है, जिन्होंने जहाँ लक्ष्मी कैद है तथा प्रतिज्ञा इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक माना जा सकता है। इवन हम देखें तो फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम एक सफल आंशिक कहानियाँ हैं। इवन देखें तो मार्कंड ने भी कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ लिखी जिसको हम भुला नहीं सकते। इस युग के दो उभरती हुई कहानीकार हैं, एक निर्मला वर्मा है जिनकी परिंदों शीर्षक कहानी इस युग की सबसे श्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। अमरकांत का नाम भी अपना विशेष महत्व रखता है। उनकी जो है जिंदगी और जोंक श्रेष्ठतम कहानियों में से एक माना गया है। देखा जाए तो मोहन राकेश ने भी 1945 से 1970 के बीच अनेक कहानियाँ लिखी जो उनके 8 कहानी संग्रह संकलित है। इसमें इंसान का खंडहर, नए बादल, जानवर, एक और जिंदगी, फैलाद का आकाश और आज के साए इनके प्रमुख कहानियों में से एक माना गया है। तो देखा जाए दोस्तों कहानी का जो सिलसिला है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये 4 चरणों से गुजरा है। तो ये 4 चरण जो है आपको दिमाग में रखना है। कहते हैं जब कहानी का इतना सूत्रपात हुआ तो साथ में नाटक का भी अपना विशेष स्थान आने लगा। तो देखा जाए दोस्तों
टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक जो हमारा बनेगा वो बनेगा नाटक। यानी देखा जाए तो नाटक का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम आगे हिंदी नाटक के उद्भव विकास पर प्रकाश डालेंगे और एक पहलू पर विचार करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जिनको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। क्योंकि सेव कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए और अच्छा मैं कर सकूँगा। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं भी आपके ही आश्रित हूँ। आप जितना इसको आगे बढ़ाइएगा, मेरी बातों को पूरा कीजिएगा, उतना आपके लिए वीडियो आता ही रहेगा। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।